नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग IBPS RRB क्लर्क का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही इजी पेपर आता है IBPS RRB क्लर्क का। तो हम लोग 40 में 40 लाने का अपना एक टारगेट सेट करेंगे कि हमें पूरे नंबर ही करके आने हैं। मतलब अगर एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते कोई बात नहीं, ऐसे डिप्रेशन में नहीं आने कि भाई 40 में 40 ही लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं तो हम लोग भी 40 में 40 टारगेट करके उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर स्पीड अच्छी रखोगे, मतलब स्पीड पे काम करोगे और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे ध्यान रखोगे तो 100% आप लोग इतने मार्क्स ला सकते हो। अब देखो, बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, तो मैंने किसी एक शिफ्ट का पेपर लिया तो उसमें सारे टॉपिक आना, सब कुछ आना वो मुश्किल है। लेकिन 40 क्वेश्चन एक सेट कैसा बन सकता है वो मैं यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन का लेवल पता लगे, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ पाए कि भाई मैं भी इतने मार्क्स ला सकता हूँ। इसके अलावा आपको लेकिन हर शिफ्ट का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसा कैसा पेपर आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया ना, उसमें मैंने हर जगह दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए थे, इस शिफ्ट में आए थे, इस शिफ्ट में आए थे। तो सारा वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक शिफ्ट का पेपर करा रहा हूँ, लेकिन 90% लगभग सेम ही रहता है, 10% का ही कोई वेरिएशन आता है शिफ्ट्स के अंदर। कुछ टॉपिक इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं। हमें पूरे के पूरे टॉपिक ही तैयार करके जाने हैं। अब RRB क्लर्क में क्या है कि लेवल हमें बिल्कुल ही कम मिलता है, तो स्पीड पे काम करना है बस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, आपको सबको आते रहेंगे, लेकिन स्पीड पे काम करना है हम लोगों को। अब देखना भी कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। और इसके साथ में जैसे आप देखोगे इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन बहुत लो लेवल के आएंगे, बाकी चीज़ों के भी आएंगे, लेकिन उसमें खेल किस चीज़ का है? खेल इसका नहीं। RRB में सबको आते हैं सारे क्वेश्चन, घर पे बिठा के आराम से 1 घंटा दे दोगे ना, सबके सब 40 में 40 कर देंगे। ठीक है, इसमें खेल ये कि एक्यूरेसी के साथ में स्पीड में कौन करता है। 22-23 मिनट, 45 मिनट होते हैं, उसमें से मान लो 22-23 मिनट आप लोग दे रहे हो रीजनिंग में, तो उस 22-23 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आपको मैं दिखाऊंगा कि 5-5 सेकंड में भी क्लियर होने वाले क्वेश्चंस आपके इसके अंदर आएंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनमें आपका हाथ इतना साफ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनमें आपका हाथ इतना साफ होना चाहिए कि इसमें आप टाइम बचा लो, ताकि पजल वगैरह में अगर कहीं 1 आधा मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो वहाँ पे दे पाओ। ऐसे नहीं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ही 2-3 मिनट में कर रहे हो, सिलोजिज्म भी 4-5 मिनट लगा दिए, फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से फास्ट करना है। अब देखो, पेपर को सोल्व कराऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन कॉन्सेप्ट की बातें नहीं करूंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि पेपर सोल्व कराने कॉन्सेप्ट की बातें करने तो सारे चैप्टर समझाने पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सारे चैप्टर आपको कैसे समझाऊंगा, या तो आप पुराने वीडियोस में जो भी पढ़े हुए हैं वहाँ से आपने देख रखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख रखी होंगी, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट के साथ में मैंने वरदान 2.0 एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल पेड कोर्स जैसे हम चलाते हैं वैसे ही ये चलेगा। 7 मई को रात 8 बजे इसको लॉन्च करूँगा। इसको आपको लाइव क्लासेज, क्लास नोट, प्रैक्टिस PDF, पर्सनल सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको सारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस बैच में। तो 7 मई को रात 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे मैं इस बैच की सारी डिटेल्स दूंगा। तो टॉपिक वाइज अगर डिटेलिंग में पढ़ना है तो आपको यहाँ से पढ़ा देंगे। आज हम सिर्फ पेपर सोल्व करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आइदर और आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है RRB के प्री तक तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे ओपन गेट, क्लोज गेट कॉन्सेप्ट है एक मेरा। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है, अगर नहीं आता है तो वो जाके नेट पे सर्च करके इनइक्वालिटीज बैंकर पॉइंट सर्च करके देख सकता है। यहाँ पे मैं फटाफट सोल्व करा देता हूँ। देखो, आपको डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर जाना है और देखना है A से G तक जाना है, और कम से कम एक गेट पे, कम से कम एक गेट पे, ये इसको गेट बोलता हूँ मैं, ओपन गेट, ये इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, तो कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन है, तो मुझे इसमें ऐसे जाना है, इसमें ऐसे जाना है। तो जब मैं स्टेटमेंट्स में जाऊंगा तो कम से कम यहाँ बराबर नहीं है, तो एक गेट पे कम से कम वहाँ भी जो भी रास्ता होगा उसमें बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसको सोल्व करना है मुझे, तो हर गेट पे बराबर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको और भी समझ में आ जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, A से मुझे G तक जाना है, A से B आ गया मैं, B से जब आगे मैं G की ओर जा रहा था तो ये गेट यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्या मैं A से G जा पाया? नहीं जा पाया सर, तो ये गलत हो जाएगा। C से मुझे I की ओर जाना है। ठीक है, तो C से देखो D आ गया, D से E आ गया, E से G आ गया और G से I हो गया। और कम से कम एक गेट में बराबर साथ छोड़ना चाहिए, तो एक से ज़्यादा पे छोड़ रहा है तो वो काम भी हो गया। तो C से I पहुंच भी गया और कम से कम एक गेट पे साथ भी छोड़ दिया बराबर ने, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड में नहीं कर सकते आप लोग, मैंने तो आपको समझाया है, चलो इसलिए इतना टाइम लग गया। अगर कोई स्टूडेंट खुद से देखने पाए तो सीधा देखा A से G जाना है, A B यहाँ क्लोज हो गया, गलत। C से I जाना है, C D E ये चला गया, लो I देख के पता लग जाता है। तो कर्सर ही घुमाना, पेन तो चलाना ही नहीं है आपको एग्जाम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ तो मुझे आपको समझाने के लिए चलाना पड़ता है पेन। ठीक है, आगे गए, चले गए हम, हमें Y से A तक जाना है। देखो
ठीक है। तो वाई से चलना प्रारंभ किया, वाई ये रहा, ए ये रहा, वाई से आर आ गया, आर से ई आ गया, ई से बी आ गया, बी से ए आ गया, और कम से कम एक गेट पे बराबर ने 7 भी छोड़ दिया तो सही हो गया। ठीक है। अब मुझे आर से पी जाना है। ठीक है, आर ये रहा और पी ये रहा, तो को आर से वाई आ गया, वाई से यू आ गया, यू से ओ आ गया, ओ से पी आ गया, और एक गेट पे बराबर ने 7 भी छोड़ दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यू से एस जाना है मुझे। ठीक है, क्यू ये रहा, एस ये रहा, क्यू से बी आ गया, बी से एस की साइड जा रहा था, तो ये गेट यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो ये क्या है, गलत है। फिर मुझे एस से बी जाना है। ठीक है, एस से क्या जाना है, बी जाना है। एस किधर है, एस ये रहा, बी ये रहा, एस से तो पहला ही गेट ही बंद है, तो नहीं जा पाऊंगा, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड आर फॉलो। कई स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है, कई बार आइदर और का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसमें अगर पूछा जाएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, और नाइदर नोर का मतलब ये होता है कि जब दोनों गलत होते हैं तो नाइदर नोर लगा दिया करो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, फॉलो यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे वी से ओ की ओर जाना है। ठीक है, वी से ओ की ओर जाना है, तो वी कहाँ है, ओ कहाँ है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गए तो कॉमन के थ्रू जाना है। दो स्टेटमेंट आते हैं तो किसके थ्रू, कॉमन कौन है, ए के थ्रू जाएंगे। वी से एच आ गया, एच से ए आ गया, ए से के आ गया, के से जब ओ की ओर जा रहा था गेट क्लोज हो गया, तो गलत। एच से जे जाना है मुझे। ठीक है, तो एच से ए आना पड़ेगा सबसे पहले, ए से के आ गया, और के से जब जे तो इधर है, के से जे की साइड जा रहा था, फिर गेट क्लोज हो गया, तो दोनों के दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे फिर से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन से एफ जाना है मुझे। एन ये रहा, पहला गेट ही क्लोज हो गया, कहाँ कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं कहाँ, एफ तो क्या किसी भी जगह नहीं जा सकता है, पहला गेट ही क्लोज हो गया, तो वैसे ही गलत हो गया। पी से मुझे बी तक आना है। ठीक है ना, पी से बी इधर है, पी इधर है, तो सबसे पहले के तक आऊँगा, पी से के आ गया, के से एफ आ गया, एफ से बी आ गया, और एक गेट पे बराबर ने 7 भी छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो आराम से मैं पी से चलते हुए बी तक आ भी गया, और कम से कम एक गेट के ऊपर बराबर ने 7 भी छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इस क्वेश्चन को अगर 5 क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 30-40 सेकंड में नहीं कर पाते हो, तो फिर आपकी प्रैक्टिस की कमी है, आप में कॉन्सेप्ट की कमी है। आप कर सकते हो इसको, आप एक बार मेथड सीख के देखना, कोई नया स्टूडेंट है तो। ठीक है, और जो लोग कर पा रहे हैं इसको 10-20-30 सेकंड वो कमेंट करके बताएं, बाकी लोगों को भी सर हम लोग कर पा रहे हैं। बाकी टॉपिक्स में भी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे एक फ्लोर पजल पूछी गई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 7 व्यक्ति MNO PQ R और S एक 7 मंजिला इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं। सबसे नीचे मंजिल संख्या 1 है और इसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है, इसी तरह आगे भी है, मतलब 7 मंजिल का फ्लोर बनाना है हमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ही फटाफट आपको एग्जाम में बनाने। चाहे तो हम यहाँ पे और भी सुंदर सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हमें स्पीड में काम करना है। 2-3 कॉलम ऐसे पहले से बना लिया करो, ताकि अगर कैसेज भी बने तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको हमेशा ये अप्रोच रखनी है कि भाई डायरेक्ट जो वैल्यू इस टेबल में पुट हो रही है उसको तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है, और डायरेक्ट जो इस टेबल में नहीं पुट हो रही है उसको साइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अपने पास में लिख लेना है। सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, साइड में इसमें लिख लेना है आप लोगों को। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमेशा देखना कि जो इन्फॉर्मेशन आपस में ज़्यादा लिंक हो रही है ना, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। जो इन्फॉर्मेशन आपस में लिंक नहीं हो रही वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ से कम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर मजबूरी फंस गई तो ज़्यादा केस बना के करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए पजल को सोल्व करते टाइम। थोड़ा सा समय लेंगे, समय वाली पजल है नहीं है, 1.5-2 मिनट में सोल्व होने वाली पजल है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे आराम से समझाऊंगा। आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा अप्रोच को। आ जाओ भाई, क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहले NR तल से 2 तल ऊपर रहता है। ठीक है, N लिव्स 2 फ्लोर अबोव R फ्लोर। तो देखो, एक तो स्टेटमेंट ऐसा होता है कि N और R के बीच में 2 फ्लोर हैं। एक ये वाला स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, NR के तल से 2 तल ऊपर रहता है, नहीं 2 फ्लोर ऊपर रहता है। तो इस वाले के जैसे ये लिखता है N और R के बीच में 2 फ्लोर हैं, तब हम लोग ऐसे बनाते हैं N और R के बीच में 1-2 फ्लोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने ये बोला है N R के तल से 2 तल ऊपर रहता है। तो अगर R का तल यहाँ होगा तो N दूसरे तल पे यहीं पर रहेगा ऊपर, समझ गए। ठीक है, तो अगर R यहाँ रहता है तो 1 फ्लोर छोड़ के ही N रहेगा, 2 फ्लोर में छोड़ देना बीच के अंदर। कई बार कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं। जैसे एक नॉर्मल भाषा बोलो, सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे कर दे, कई लोगों को समझ नहीं आती, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ, आप 2nd पे रहते हो, क्या बोलोगे आप, कोई आएगा अंशुल कहाँ रहता है, आप बोलोगे 2 फ्लोर ऊपर चले जाओ। 2 फ्लोर ऊपर जाएगा तभी तो 4th फ्लोर जाएगा, पहले एक चढ़ेगा फिर दूसरा चढ़ेगा तभी तो 4th पे पहुंचेगा। ठीक है, तो आप यही तो बोलोगे 2 फ्लोर ऊपर चले जाओ। तो आपके मेरे बीच में कितने फ्लोर हुए, आप दूसरे फ्लोर पे हो, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, मैं तीसरा ही तो रहा। जबकि आप बोल क्या रहे हो
कि 2 फ्लोर ऊपर चले जाओ, तो 2 फ्लोर ऊपर तो 4था फ्लोर ही है। समझ गए इस चीज़ को? तो उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज ध्यान से समझेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम अभाज्य संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। कई लोगों को लगेगा कि भाई एक भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट हो जाते हैं प्राइम नंबर, जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता, उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोल देते हैं। तो अभाज्य संख्या वाले फ्लोर के ऊपर कौन नहीं रहेगा? एम नहीं रहेगा। तो देखो जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो, एम यहाँ नहीं रहेगा, एम 3 पर भी नहीं रहेगा, एम 5 पर भी नहीं रहेगा, एम 7 पर भी। अब कई लोग ऐसे करेंगे, सर एम 3 जगह रह सकता है, 3 केस बना लेते हैं। अब भाई एम से आगे की इन्फॉर्मेशन कोई लिंक होगी तब बना लेंगे। अभी ऐसे नहीं करना कि भाई बना दिया और फिर आगे कुछ लिंक ही नहीं हो रहा, फिर मिटा रहे हो, फिर से दोबारा बना रहे हो। एक बार आराम से तसल्ली कर लो कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद में ही करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे की लाइन में क्वेश्चन बोल रहा है, आर और पी की मंजिल के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आर और पी की मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि आर और पी की मंजिल के बीच में 1, 2, 3 व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन कौन ऊपर रह रहा है ये मुझे नहीं पता, तो ऐसे तीर का निशान लगाऊंगा मैं। इसमें कंफर्म पता है एन ऊपर रह रहा है, ठीक है। आगे चलते, ओ एस की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। ओ जो है ना वो एस की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो ओ और एस ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये देखो एक अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, यानी कि फिक्स पता है ऐसे ही बैठेंगे। इनमें क्या ऊपर नीचे भी हो सकता है। आगे चले गए, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई कहाँ पे क्या रखें। पी अभाज्य संख्या वाले मंजिल पर रहता है, यानी कि आपको पता लग गया कि पी या तो 2 नंबर फ्लोर पे रहेगा, या 3 पे रहेगा, या 5 पे रहेगा, 7 पे रहेगा। आपको ये आइडिया हो गया यहाँ से। और पी के बारे में देखो पहले से ये इन्फॉर्मेशन भी पता है, तो एम की के बारे में और कुछ पता ही नहीं है देखो ज़्यादा कुछ। तो इसके बजाय इसी को इन्फॉर्मेशन को यूज लें। और दूसरा मैं आपको फ्लोर पर जल में एक छोटी चीज़ बताता हूँ। मान लो यहाँ पे 7 फ्लोर हैं, और जिन 2 लोगों के बीच में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं ना, उससे केस बनाया करो। 99% केस में आपका जल्दी क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखो 5 तो यही हो गए, तो केसेस यहाँ पे कम बनने के चांसेस रहते हैं और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और लिंक हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इससे हम लोग चलते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है वो रेड हो गई। पी अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, कि पी या तो 2 नंबर फ्लोर पे रहेगा। अगर मान लेते हैं पी 2 नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो आपका आर कहाँ रहेगा? 1, 2, 3 छोड़ दो, आर यहाँ रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, और कहाँ रह सकता है पी? पी यहाँ रह सकता है 3 पे। अगर पी यहाँ 3 पे रहेगा तो नीचे की साइड तो हो नहीं सकते 3 फ्लोर, 1, 2, 3 फ्लोर करके यहाँ पे आर रहेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पी 6 नंबर पे रह सकता है? नहीं रह सकता सर, ये तो अभाज्य पे रहेगा। क्या ये पी 7 नंबर पे रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है सर। तो क्या पी और आर स्वेप हो रहे हैं? हो सकते हैं आपस के अंदर। तो मैं यहाँ पे इन 2 केसेस को कंबाइंड करके लिख दूंगा एक साथ ही, कि भाई साहब पी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ आर आ सकता है। कंबाइंड करके लिख दूंगा, बाद में काट दूंगा जहाँ पे जो है कि पी आर, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पी ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तो देखो पी 6 पे जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 केस नहीं बनाए। तो 2 केस अलग अलग बनाने पड़ते हैं, एक में लिख दिए मैंने। इसके अलावा पी कहाँ रह सकता है बताओ भाई? पी 5 नंबर में रह सकता है, ठीक है। 7 का तो हो ही गया अपना, ठीक है। पी 5 नंबर में रह सकता है। 5 नंबर में रहेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के आर नीचे आएगा, फिर ये आपस में चेंज तो हो ही नहीं सकते। तो पी कहाँ कहाँ रह सकता था? 2 पे, तो 2 पे भी बना दिया पी को, 3 पे भी बना दिया, 5 पे भी बना दिया, 7 पे भी बना दिया। 2 केसेस को एक में लिख लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरी काम में आ गई। अब इससे लिंक होती कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ये एन और आर वाली है, ठीक है। तो एन और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा और एन ऊपर रहेगा, तो बताओ ये वाला केस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि एन और फिर इसके ऊपर एक छोड़ के एन को कहाँ बिठाओगे? नहीं, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या आर यहाँ आ सकता है? अगर आर यहाँ आएगा तो इसके ऊपर छोड़ के इनको कहाँ बिठाओगे? तो इस वाले केस में आप समझ गए कि सर यहाँ आर नहीं आएगा, तो इसको ऐसे एग्जाम में भी आपको भी ऐसे पेन से ही काट देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो मिटाने का ऑप्शन नहीं रहेगा वहाँ पे। तो आर यहाँ आ ही नहीं सकता, तो आर कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो नीचे पी नहीं आ सकता। तो अब यहाँ से फिर एक केस और अपना कम हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें पुट कर दो, आर का एक फ्लोर छोड़ के ऊपर एन को रख दो, आर के ऊपर एक फ्लोर छोड़ा, यहाँ पे एन को रख दिया मैंने। यहाँ पर भी देखो आर के ऊपर एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पे एन को रख दिया, ठीक है। उसके बाद में ओ और एस है। ओ और एस लगातार जब भी 2 फ्लोर देते हैं तो सोचना ऐसे है कि इन दोनों के लिए 2 लगातार जगह खाली चाहिए मेरे को, इस तरीके से सोचना है। तो बताओ इन 2 केसेस में जो बन रहे हैं इनमें 2 लगातार जगह खाली कहाँ पर है? ठीक है, इसमें तो सिर्फ यहाँ पे, और कहीं 2 लगातार जगह खाली है आपके पास पे जहाँ पे दोनों को लगातार बिठा सकते हो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूएशन में आएंगे, ओ एस के जस्ट ऊपर रहता है, तो और कोई तो है नहीं, यही 2 जगह थी। इसमें ये वाली 2 जगह है, तो ओ एस ये रहा,
ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और क्या बोल रहा है देखते हैं। आगे 1-2 लाइन और बच गई ना। क्यू एम की मंजिल के ऊपर रहता है। क्यू जो है ना वो एम से हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखो यहाँ पे एम और क्यू ही बचे हैं, तो आप एक बात बताओ, अगर एम यहाँ आ गया तो क्यू यहाँ आएगा, तभी तो एम यहाँ आएगा। अगर एम यहाँ आ जाएगा तो क्यू कहाँ जाएगा? ऊपर, इसलिए एम को यहीं बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ बताओ इसमें एम कहाँ आ सकता है? यहाँ तो एम आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर यहाँ लिख दोगे तो फिर क्यू को कहाँ बिठाओगे? इसलिए ये वाला केस भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये बन गया PQNMROS, ठीक है। अब मेरे को इतना समय लगा है आपको समझाने में, लेकिन ये करने में उतना टाइम का क्वेश्चन नहीं है, 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1.5-2 मिनट में सोल्व कर सकते हो, 30 सेकंड में आगे के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो। लेकिन मैंने अप्रोच समझाने में थोड़ा सा आपका समय ले लिया। इस तरीके से अप्रोच करनी है कि जैसे जैसे लिंक होती जाती है ना इन्फॉर्मेशन, उस तरीके से ही हमें क्वेश्चन के अंदर यूज में लेनी है। और किस इन्फॉर्मेशन को कैसे सोच रहे हैं वो बताएं। जैसे ओ और एस के बारे में मैंने बताया कि दोनों एक साथ आएंगे तो 2 जगह खाली ढूंढो इसके अंदर। तो इस तरीके की अपना माइंड सेटअप बनाओगे ना, तब जाके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट फास्ट होने लग जाएंगे। बाकी हम वरदान बैच में भी सीखेंगे, जो 2.0 बैच आ रहा है उसमें भी सीखेंगे, और प्रैक्टिस के साथ में चीज़ें आती हुई चली जाएंगी। जैसे अभी आपको मान लो, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान लो किसी स्टूडेंट को जिसने तैयारी स्टार्ट की उसको हार्ड लगा, धीरे धीरे चीज़ें सरल होती चली जाएंगी आपके लिए भी। आपको ये लग रहा होगा इसमें ये कैसे पता लगा, धीरे धीरे आपको भी लगने लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? तो देख लो यार, इसमें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? पी रहता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ऐसे दे दीजिएगा। जैसे 3 क्वेश्चन तो ये रहे हैं, तो पहले का मान लो ए आया, दूसरे का बी आया, तीसरे का डी आया, चौथे का ई आया, एफ आया, तो एक साथ दे देना और यहाँ पे लिख देना ये कौन सी पजल थी? फ्लोर। तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई फ्लोर वाले के आंसर्स हैं आप लोगों के, और आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हो गए, 3 तो ये हो गए, इसके ऊपर बेस्ट 2 ये क्वेश्चन आए थे। जैसे एक ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो आर, आर के नीचे कितने लोग रह रहे हैं? आर के नीचे 2 लोग रह रहे हैं। अब उसने पूछा है कि किसके ऊपर 2 लोग रह रहे हैं, कि ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है से। तो बताओ एन के ऊपर 2 लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? एन भरा जाएगा। तब देखो ये रिक्त स्थान सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन आंसर आएगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आरआरबी क्लर्क में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 सेट भी आ जाते हैं। जैसे इस वाली शिफ्ट में 2 सेट आए हुए थे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हल्के में नहीं लेना है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं यार प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, मैं तो एग्जाम में जाके डायरेक्ट कर दूंगा, टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा अगर एग्जाम में डायरेक्ट करने का प्रयास किया और आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेना जितना भी आप लोग सीख पाओ, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 3 ही टाइप की सीरीज बनती हैं। जैसे ये आपको लेटर्स दे रखे हैं ना, वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर्स दे देगा 3-3 डिजिट के। और एक कैसी बनती है वो इसी लेक्चर में मैं आगे सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे करते जाइएगा। जैसे ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनके बारे में बोला गया है कि द न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन्ड ऑपरेशंस मे और मे नॉट नेसेसरली बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल वर्ड होना हो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे क्वेश्चन से। हमें तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते थे वैसे करते चले जाना है। अब देखो क्वेश्चन बोला, यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे और अंतिम अक्षर को, यानी दूसरे और अंतिम अक्षर ये दोनों, ठीक है, को आपस में बदल दिया जाए तो कितने शब्दों के अंत में एक स्वर होगा? तो इन दोनों को आपस में ऐसे चेंज करना है। और फिर पूछा गया कि कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके एंड में क्या होगा? वोवल होगा। अब मान लो आप ऐसे सोचने लग जाओ, सर ये फेम है, इसको मैं लास्ट के दोनों चेंज कर दूं, एम और ए कर दूं। ए मैन है, इसमें मैं ए और एन को चेंज कर दूं, एन ए कर दूं, ऐसे करता रहूं, फिर बैठूं लास्ट में देखने के भी कितने में लास्ट में वोवल आए हैं नहीं आए हैं। तब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। ये आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, इसमें ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए सेकंड्स के अंदर, तब जाके सिलेक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे हमें करना क्या है, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन ने पूछा गया, क्वेश्चन को देना हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद वोवल, यानी कि लास्ट लेटर वोवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अंतिम जो अक्षर है वो वोवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वही देखो अंतिम अक्षर इसमें ये है, लेकिन इसमें कुछ किया है। किया क्या है? लास्ट के दोनों को आपस में चेंज कर दिया। तो क्या बताओ, नया जो वर्ड आएगा उसमें बीच वाला लेटर ही क्या लास्ट लेटर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसी में देख लो, इसी में देख लो भाई, बीच वाला लेटर कहाँ कहाँ पर वोवल है, तो वही वोवल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 के अंदर आप लोगों का लास्ट वाला लेटर वोवल बनेगा। तो आपने दिमाग क्या लगाया? दिमाग इतना सा लगाया कि जो बीच वाला लेटर था वही लास्ट लेटर बनेगा। और वही मेरे से पूछा कि लास्ट लेटर वोवल होगा कि नहीं होगा, तो सीधा देख लो बीच में वोवल कहाँ कहाँ आ रहा है, बस वही हो गया काम। इसमें नहीं आ रहा, बस एक
बाकी सब में बीच में वोवल आ रहा है, और वही इंटरचेंज करेंगे तो वही लास्ट लेटर बन जाएगा। बस दिमाग लगाया, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर बैठ देखो 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि दिए गए शब्द में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम, देखो हिंदी खतरनाक आती है थोड़ी सी, में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है तो कितने शब्द व्यंजन से शुरू होंगे। मैं हिंदी में पढ़ने का इसलिए प्रयास करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आरआरबी की जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सर इंग्लिश तो आनी नहीं है, अगर हमारी ऑप्शनल होती है मेंस में भी, प्री में आनी नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं इसलिए हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक अच्छे से सारी चीज़ें पहुँच पाए। चलो, क्वेश्चन ने बोला इफ ईच लेटर इन द गिवन वर्ड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड है ना, जैसे ये है अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल में शुरू में क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है, ऐसे आते हैं ना, ये सीरीज होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए एफ एम, ऐसे करके इनको इस सीरीज के अंदर चेंज करना है। जैसे इसमें मेन था तो ए सबसे छोटा लेटर है, फिर एम और एन, ठीक है। तो मैं हमेशा कैसे समझाता हूँ चीज़ों को, ए को मैं छोटा लेटर बोलूंगा कंपेरेटिवली, मतलब ए छोटा है मेरे लिए और जेड बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई सबसे छोटा कौन सा है, तो आप देखना है कि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि सबसे छोटे लेटर से स्टार्ट करते हुए बड़े लेटर पे वर्ड बना देना है, मतलब वर्णानुक्रम के हिसाब से अपने को चेंज करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन करना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में ये तो मैंने बस ऐसे ही करके दिखाया कि बोलना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। आपने क्वेश्चन देखा, अब आप देखो करना डायरेक्ट कैसे है। अल्फाबेटिकल में कर लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी हमने करके दिखाया मैंने अभी। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि व्यंजन से कितने, कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे। वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, तो बताओ जो ये ऑपरेशन करवा रहा है ऊपर, उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से सबसे छोटा लेटर क्या सबसे पहला लेटर बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिस भी वर्ड में सबसे छोटा लेटर होगा वो पहला लेटर बनेगा। और वो पूछा है कि व्यंजन होगा कि नहीं होगा, कितने में व्यंजन होगा। बताओ इसमें सबसे छोटा लेटर ए है, ये व्यंजन नहीं है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है। इसमें भी ए है सबसे छोटा, तो ये भी नहीं है। इसमें क्या है, जी है सबसे छोटा, तो ये एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। इसमें सबसे छोटा ई है, तो ये भी नहीं है। इसमें सबसे छोटा क्या है, क्यू है, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो कितने हुए, एक और दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, दो। तो डायरेक्ट दिमाग में सोचना है। कैसे सोचा कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे, मेरे को पूछा गया उस पर ध्यान देना है कि कितने शब्द आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। तो आप सोचो कि पहला लेटर पे ध्यान देना है, पहला लेटर क्या होगा अरेंजमेंट के बाद में, जो सबसे छोटा लेटर होगा, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे छोटा लेटर ही देखो, इसमें जो भी छोटा लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा वही आपका आंसर है। दो में छोटा लेटर कॉन्सोनेंट था, इसमें जी और उसमें क्यू, तो वही अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा ध्यान से एकदम से। यदि प्रत्येक शब्द के अंत में ई जोड़ा जाए तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। देखो पहला, इसके आगे FAME, फेम तो सबको पता है, ठीक है। फेम मतलब जो फेमस होते हैं, फेम मतलब बड़ी चकाचौंध, ठीक है। अपन बोलते हैं ना इस आदमी को बड़ी जल्दी फेम मिल गई, तो वो फेम जो वर्ड होता है फेमस होने से रिलेटेड मान सकते हो आप, ठीक है। तो फेम भी एक वर्ड, तो ये मीनिंगफुल बन गया MANE। इसके आगे भी जो लगाते हैं ना, ये जो वर्ड है, ठीक है, तो ये जो जैसे घोड़े के बाल होते हैं ना, उनको मेन बोलते हैं, तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। उसके अलावा आप देखो कुछ ही मीनिंगफुल पढ़ने में नहीं आएगा। STGE क्या बनेगा, XTGE, TEME कुछ नहीं बनेगा, UUQE कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे ई लगा दोगे तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, इसमें आपका इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा सा काम में आएगा। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है तो अरेंज कर लीजिएगा। जैसे किसी को MANE का मतलब नहीं पता होता, तो उसका यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना थी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि दिए गए शब्दों में प्रत्येक शब्द के सभी व्यंजनों को ठीक पहले वाले अक्षर यानी कॉन्सोनेंट में से तो एक माइनस कर देना है, ठीक है, अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक शब्द के सभी स्वरों को अंग्रेजी के तत्काल बाद वाले अक्षर से यानी वोवल में एक जोड़ दिया जाता है। मतलब कॉन्सोनेंट जितने हैं उसमें तो पीछे वाला वोवल में, कि लिखा क्यों एक, ताकि भूल नहीं जाए कि इसमें माइनस करना है कि इसमें प्लस करना है। तो ऐसे पेपर में इतनी सी हेडिंग आप लिख भी सकते हो, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है बदल दिया जाता है तो कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर है। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो आपके जो वोवल होते हैं ना, वो है AEIOU। अब इसमें मैं एक एक प्लस कर रहा हूँ, ये बनेगा B,
एक एक प्लस कर दिया मैंने, वोवल +1। अब एक एक माइनस करता हूँ, वोवल -1। जैसे ए में से माइनस करते हैं तो वापस जेड आ जाता है, इससे पहले कुछ नहीं आता तो पीछे वाला ले लो, जेड आ गया। ई में से माइनस कर दिया, डी आ गया, एच आ गया, एन आ गया, ठीक है। यू में से यू 21 नंबर 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा। नंबरिंग याद होनी चाहिए भाई सबको, नहीं याद है तो मेरा वीडियो देख के पीछे से नंबरिंग याद कर लेना। ए का जैसे 1 होता है, बी का 2 होता है, इस तरीके से पूरी जेड तक नंबरिंग याद होनी चाहिए आप लोगों को। आप मुझे हमेशा एक चीज़ बताओ, ये चीज़ ध्यान में रख लेना क्योंकि ये चीज़ काम में आती है एग्जाम के अंदर। किसी भी वोवल में +1 कर दो और -1 कर दो तो कोई भी दूसरा वोवल बनता है क्या वापस से? कोई भी 2 वोवल लगातार तो आते ही नहीं है ना, सिंपल सा इतना ही लॉजिक लगा लो। कोई भी 2 वोवल लगातार आते हैं, ए ई आई ओ यू, कोई भी लगातार नहीं है वर्ड। ये 1 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ठीक है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, तो कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो इस तरीके से अगर वोवल में कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो तो कॉन्सोनेंट ही बनेगा, ये आपका कंफर्म पता करो। यानी कि वोवल कब बनेगा, किसी कॉन्सोनेंट में से कुछ माइनस का प्लस करें। जैसे एफ है, एफ में से माइनस कर दिया एक, मतलब पीछे वाला लेटर के ऊपर ले गए तो बन गया कि नहीं बन गया, वोवल बन गया। तो कॉन्सोनेंट में से प्लस माइनस करने पे तो वोवल बन सकता है, लेकिन वोवल में से प्लस माइनस करने पे कभी भी वोवल नहीं बनेगा, वो कॉन्सोनेंट ही बनेगा। तो ये इतनी बात कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपको पता भी होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं बेवकूफ़ की तरह उसमें लग जाते हैं करने, वोवल में प्लस माइनस करो। अब देखो मुझे पता क्या करना है, तो कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर है, यानी कम से कम एक वोवल है, ये करने के बाद में, ठीक है। तो क्या मैं वोवल में +-1 करके देखूंगा, वोवल को ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना जिसमें कॉन्सोनेंट में से -1, वोवल में से +1 करने के बाद में जो भी नए वर्ड के लेटर्स होंगे ना उसमें वोवल का +- अपन करेंगे नहीं, क्योंकि उससे तो कॉन्सोनेंट ही बनना है, वोवल तो बनना नहीं है, तो आप उसको तो छेड़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले मैंने दिया एफ 6 नंबर पे आता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में से एक माइनस करना है बस मुझे, अब इतना ही ध्यान में रखना है, वोवल को छेड़ना ही नहीं है। वोवल का मैंने बता दिया क्योंकि वोवल का +- करने से वोवल बनना नहीं है, तो बाकी मेरे क्वेश्चन में कुछ काम आना नहीं है, ठीक है। तो एफ 6 नंबर पे आता है तो एक माइनस किया, 5 नंबर पे ई आता है तो वोवल बन गया कि नहीं बन गया, कम से कम एक, तो आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एक तो ये बन गया। दूसरा देखो एम, ये कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है, और 12 नंबर, इसके पहला नंबर क्या है 12 नंबर, तो वो क्या है एल है, तो एल आपका क्या है वोवल है नहीं, ए को आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि ए से +- करके वोवल बन ही नहीं सकता। एन है, एन आपका 40 नंबर पे आता है, इससे पहले एम आता है तो इसमें वोवल बनेगा ही नहीं। अब बोलोगे सर ए वोवल है, भाई ए चेंज हो जाएगा, ए +1 करके बी हो जाएगा, लेकिन आपको करके नहीं देखना क्योंकि आपके काम की नहीं है वो चीज़, तो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। एक्स से आपका 24 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 23 नंबर पे क्या आता है डब्लू आता है, तो वो भी वोवल नहीं है। टी आपका 20 नंबर पे, 19 नंबर पे एस आता है तो वो भी आपका वोवल नहीं है। जी आपका 7 नंबर पे, 6 नंबर पे एफ आता है तो वो भी आपके काम का नहीं है, वोवल नहीं बनेगा। टी है आपका 20 नंबर पे तो 19 नंबर पे आपका एस आएगा, कोई काम का नहीं है। ई वोवल है, छेड़ना ही नहीं है। एम आपका 13 नंबर पे, 12 नंबर पे बी आपका वोवल नहीं बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद में यू यू क्यू है तो यू यू तो चेक करना नहीं है। क्यू आपका 17 नंबर पे है तो उससे पहले 16 नंबर आता है, 16 नंबर भी आप लोगों का क्या नहीं होता है, वोवल नहीं होता है। तो बताओ कितना वोवल बना, सिर्फ एक में ही बना, ओनली 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको चीज़ कि ये फटाफट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब जैसे एग्जाम में आया तो इसको फास्ट कैसे करेंगे, जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे मैं अगर इसको एग्जाम में करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर मैंने देखा तो कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर है, ठीक है, और वोवल और उसमें करना है, तो वोवल के साथ तो मैं छेड़छाड़ करूँगा नहीं, मुझे पहले से पता है, तो मैं सीधा लिखूँगा कॉन्सोनेंट में से एक माइनस करना है। फिर देखूँगा यहाँ पे कॉन्सोनेंट में से एक माइनस किया तो वोवल बन गया, तो मैं एक पेपर पर लिख लूँगा एक हो गया। इसमें एम और एन के अंदर मैंने एक एक माइनस करके देखा दिमाग में, तो एक में 12 नंबर आया, एक में 13 नंबर आया, नहीं बैठा, ठीक है। 24 में 23 नंबर आया, 19 आया, 6 नंबर आया, नहीं बैठा। मुझे पता होना चाहिए वोवल कितने कितने नंबर पे आते हैं। टी आपका 19 नंबर और यहाँ पे 12 नंबर नहीं बना। यू को चेक नहीं करूँगा, ये 17 नंबर है, 16 नंबर पे वोवल आता नहीं है, तो सीधा आंसर कर दूंगा 1। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 सेकंड लगा दूंगा, 30 लगा दूंगा, इससे ज़्यादा तो लगना नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन तो इससे ही फास्ट होने वाले थे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को हल्के में नहीं लेना है भाई, क्योंकि हमें फास्ट करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें सबसे आगे निकलने के लिए देखो तेज़ भागना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, यदि सभी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, शब्दों को ध्यान देना, लेटर्स को नहीं बोला इस बार, इफ ऑल द वर्ड्स, वर्ड्स का अरेंजमेंट है,
उसके हिसाब से करना पड़ेगा, वर्ड्स का अरेंजमेंट और लेटर का। ये बोलता वर्ड के अंदर लेटर का अरेंजमेंट, तब तो वैसे कर दीजिए, वर्ड्स का अरेंजमेंट दोबारा करवा रहा है। मतलब जैसे वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा, जो एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला आएगा, फेम ही आएगा सबसे पहले, क्योंकि और इससे छोटा तो है नहीं। उसके बाद में क्या आएगा, मैन, ऐसा कैसा मैन आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा, ये TEM वाला आएगा, TEM वाला आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, UUQ वाला आएगा। उसके बाद में XTG ये आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से ऐसे बदलेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में लिखना नहीं है। ये शब्दों को रीअरेंज करवा रहा है, हमें एग्जाम में लिखना ही नहीं है। ये क्वेश्चन ने बोला है व्यवस्थित किया जाए तो कितने शब्द ऐसे होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे, अपनी जगह ही नहीं छोड़ेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। देखो डिक्शनरी में आगे पीछे आने के लिए सबसे पहले पहला लेटर ही काम में आता है। अगर A से स्टार्ट होगा वो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, Z से स्टार्ट होगा वो सबसे बाद में आएगा। अब आप देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आपने देखा फेम सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा, दिमाग में सोचा तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आपने पेपर पे लिख लिया, 1 नहीं चेंज हुआ। फिर हम दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, आप देखा मैन आएगा, दूसरा नंबर भी चेंज नहीं होगा, तो आपने पेपर पे बस 2 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गए। आपने देखा ये XTG कहीं जाएगा कि नहीं सर, इस बार तो ये सबसे पहले 20 नंबर वाला ये यहाँ आएगा, दिमाग में सोच लिया, तो इसकी तो पोजीशन बदल गई, इसकी भी बदल गई, इसकी भी बदल गई। फिर ये बचा, क्या ये यहीं रहेगा, U नहीं, ये X वाला लास्ट में जाएगा। आपको पता है इस बात का, तो आपको पता है कि तीनों चेंज होने नहीं, आपका आंसर आ गया 2। ऐसे दिमाग में फास्ट करना है कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 मित्र HIJKL और M एक ही वर्ष के 3 अलग अलग महीने अर्थात अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 2 अलग अलग तारीखों अर्थात 2 और 5 को छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, मतलब इसी क्रम में नहीं है, छुट्टी पर जाते हैं। अलग अलग 3 महीने दे रखे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप लोग इसको ऐसे बना लिया करो, फटाफट लिखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सी तारीख है, 2 तारीख और 5 तारीख। तो हमेशा ऐसे 2, 5, 2, 5, 2 और 5 फटाफट टेबल बनानी है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। बस सुंदरता में हमें कुछ नहीं, सुंदरता में मार्क्स नहीं मिले, लेकिन थोड़ी सी साफ लिखनी है। ऐसा नहीं कि लिखा कुछ ही है, समझ में कुछ और ही आ जाए, वो मत कर देना एग्जाम के अंदर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन ने बोला M और K के बीच 3 व्यक्ति छुट्टी पर गए थे। M और K के बीच में 3 व्यक्ति छुट्टी पर गए थे। तो बताओ भाई, M और साइड में भैया यहीं लिखूंगा इन्फॉर्मेशन, और तो कोई जगह है ही नहीं। M और K के बीच में 3 व्यक्ति छुट्टी पे गए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता पहले कौन जाएगा, तो ये आपस में चेंज भी हो सकता है। आगे चलते हैं। HL के ठीक बाद छुट्टी पर चला गया था, HL के ठीक बाद, ठीक है ना। तो H और L, L और H लगातार आएंगे, फिक्स इन्फॉर्मेशन है। HL के ठीक बाद छुट्टी पर गया था, M K के बाद छुट्टी पर गया था। देखो M और K के बाद बोल दिया कि M K के बाद छुट्टी पे गया था, तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये तीर की जरूरत नहीं है। अब आप एग्जाम में तो तीर ऐसे काट नहीं सकते, तो इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, आपका कोई भी सिंबल बना लीजिएगा कि भाई ये ऐसे ही रहेगा, फिक्स कर दिया इसने, क्योंकि M K के बाद गया था तो M नीचे आएगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में लिखा, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति J और M के बीच छुट्टी पर चले गए थे। 2 व्यक्ति J और M के बीच छुट्टी पे गए हैं, J और M के बीच छुट्टी पे गए हैं। अब देखो ये M है, तो यहाँ पे आपको सोचना है J और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर मान लो मैं नीचे की साइड सोचूं M और J के, तो M और J के बीच में कितने व्यक्ति बोला इसने, 2 व्यक्ति बोला। तो देखो 1, 2 छोड़ने पड़ेंगे, फिर J आएगा। तो आप सोचो पहले से ही ये कितने थे, 5 और 3 8, 8 तो लोग ही नहीं है, लोग ही चाहिए, ठीक है। तो क्या ये केस बन सकता है, नहीं सर ये तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब J कहाँ आएगा, J कन्फर्म ही हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 छोड़ के यहाँ J आएगा, तो ये कन्फर्म हो गया। देखो अपना यहाँ पे फंडा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दिसंबर में छुट्टी पर नहीं गया है कौन, I दिसंबर में छुट्टी पर नहीं गया, तो I भाई साहब यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो आपको पता है कितनी, देखो छोटी सी पजल है, 2 ही इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा एग्जामिनर ने। LH से कहाँ ही स्टार्ट कर लो, इसी से करना पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसको देखो कहाँ से स्टार्ट करते हो, इसमें 5 तो फंडे, 5 तो लगातार बैठ गए, तो K J 2 खाली छोड़ दिए और M, एक तो ये बन सकता है। एक यहाँ से स्टार्ट कर दो, K J 2 खाली छोड़ दिए, M आ गया, फिर नीचे कहाँ जाओगे, जगह ही नहीं है, 2 केस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में L और H लगातार आएंगे, तो L और H के लिए लगातार 2 जगह कहाँ खाली है, इसमें तो L और H के लिए यहाँ खाली है, इसमें L और H के लिए यहाँ खाली है, ठीक है।
अब देखो इसमें आई यहाँ आएगा, बचाओ आई बचाए बस, इसमें यहाँ आएगा, जबकि इसने बोल दिया यहाँ आई आ नहीं सकता, इसलिए ये केस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही बचा। कितनी सिंपल सी बताई, कंफ्यूज होने का कोई स्कोप ही नहीं है किधर भी। अगर अप्रोच से चलोगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगी, 1-1.5-2 मिनट के अंदर ये ऐसी जो भी आप लोगों की पजल और ये आती हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे कैसे। एच और आई के मध्य कितने व्यक्ति छुट्टी पर गए, ठीक है, एच और आई के बीच में। ये रहा भाई साहब आई, ये रहा एच, 3 व्यक्ति छुट्टी पर गए इन दोनों के बीच में, ठीक है, 3 व्यक्ति गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे। मैं बस 1-1 सेकंड के लिए पॉज करूँगा, पॉज करना और आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर ये, जैसे 5 अक्टूबर को छुट्टी पर कौन गया, तो आप देख लेना टेबल में से वो टिक करना है आपको, बस इसमें क्या ही समझाऊँ मैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं और बाकी इनके कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आ गए आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक सिलोजिज्म के क्वेश्चन, आपको भी मेरी रिकमेंडेशन आप इंग्लिश में ही पढ़ा करो, ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। बाकी मैंने लिखा है भी, कई लोग होते हैं सर हिंदी में नहीं करवाया, ठीक है, तो वो वाली चीज़ नहीं हो जाए। तो ऑप्शन देखो इतना ज़्यादा खास नहीं, ऑप्शन इसमें कितने 5 ही होते हैं, आपको पता ही है सिलोजिज्म में। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सेकंड फॉलोज, आइदर और, फिर नाइदर नोर, और दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिख जाए। देखो भाई आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सम मेडिसिन्स आर टेबलेट, ठीक है, ये मेडिसिन्स है, सम मेडिसिन्स आर टेबलेट। अब देखो कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा इसमें, जिसको नहीं आता पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, एकदम से जो नए स्टूडेंट है, बाकी सबने पढ़े रखा होगा। कुछ मेडिसिन टेबलेट है, सम मेडिसिन्स आर नॉट इफेक्टिव, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इफेक्टिव नहीं है। तो कुछ मेडिसिन ये मान ली मैंने, और जो ये सर्कल बना दिया इफेक्टिव नहीं है, इसके साथ में क्रॉस रिलेशन बना दिया। ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, थोड़ा इधर बनाया होता है मेडिकल तो इधर बना देते हैं, जैसे जहाँ जगह मिली वहीं पे हमने बना दिया है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम टेबलेट्स आर इफेक्टिव, कुछ टेबलेट इफेक्टिव हैं। तो सम में हम कैसे देखते हैं, सम का मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए। क्या टेबल और इफेक्टिव में कुछ कॉमन है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। नो इफेक्टिव इज ए टेबलेट, नो का जब भी आपको कंक्लूजन आता है उसका मतलब होगा कि दो जो एलिमेंट बोल रहा है दोनों के सर्कल पूरे सर्कल में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। क्या इफेक्टिव और टेबलेट के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ये रहा इफेक्टिव ये रहा टेबलेट, का कुछ क्रॉस रिलेशन इनका डायरेक्ट नहीं, कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है पूरे सर्कल में, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरी दिमाग की बत्ती तब जली तब मुझे पता लगा सर टेबलेट्स इफेक्टिव टेबलेट, सर एलिमेंट सेम हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो आइदर की क्या कंडीशन होती है, पहले दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, फॉलो कर गया। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, वो तो हो ही गए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वो तीसरी कंडीशन ही फॉलो होगी। चौथी कंडीशन होती है कम से कम एक कंक्लूजन में सम आ जाए कहीं पर, तो यहाँ पे सम भी आएगा। चारों की चारों कंडीशन फॉलो होगी, इसका मतलब ये आइदर और वाला केस है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइदर और वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। आइदर और की कंडीशन में एक बार फिर से बता देता हूँ, आइदर और में क्या होता है, जब आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, ठीक है। दूसरा आपका एलिमेंट सेम हो, जैसे मैंने इसमें दिखाया आप लोगों को। तीसरा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें एक पॉजिटिव था, एक नो वाला था, एक देखो ऊपर वाला पॉजिटिव था। चौथा कम से कम कहीं पर भी एक जगह सम आ जाए, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो आपका इधर और हो जाता है। एक पांचवी कंडीशन और होती है, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑल प्लस सम नोट में लागू होती है वो, बस ऑल प्लस सम नोट का केस होता है। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं होंगे तो आइदर और नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये तो चेंज हो गए, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। यहाँ पे सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही ऑल प्लस सम नोट में होता तो इसमें आइदर और नहीं लगता फिर, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, ठीक है। तो पांचवी कंडीशन सिर्फ ऑल प्लस सम नोट वाले में ही लगती है, जहाँ पे कंक्लूजन में ये दिया होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करने जाओगे तो आपको इतना सा बनाना है, सोचना है, टिक कर देना है, बस कितना टाइम लगेगा इसमें, नहीं लगता है टाइम, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो आरआरबी कलर में। कोई ये नहीं सोचे कि सर इतनी मेरिट जाते कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, ये ए हो गया। कुछ ए ऐसे हैं भाई साहब जो क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी बी के साथ में उनका क्रॉस रिलेशन है। फिर बोला कुछ सम बी आर नॉट सी, कुछ बी भाई साहब ऐसे हैं जो क्या नहीं है, सी नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन ने बोला ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे क्या ए सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी का केस हो गया। तो मुझे सारे के सारे ए का पूरा सर्किल उठाना है और सी के अंदर ले जाना है। क्या कोई भी
क्रॉस मुझे इस पूरे सर्किल को सी पे ले जाने से रोकेगा? रोकता कौन है? क्रॉस रोकता है। जैसे मान लो मैं इस वाले हिस्से को ए को इसमें ले जाऊंगा तो ये क्रॉस नहीं ले जाने देगा, ठीक है। पूरा लेके जाऊंगा तो भी नहीं ले जाने देगा, क्योंकि इस वाले हिस्से को नहीं ले जाने देगा, क्योंकि इस वाले हिस्से में इसमें क्रॉस रिलेशन है। तो जहां जहां क्रॉस रिलेशन होता है वहां तो नहीं ले जाने देता, लेकिन क्रॉस रिलेशन नहीं हो तो कहीं को किधर भी ले जा सकते हैं अपन लोग पॉसिबिलिटी में। तो ये ए का पूरा सर्किल उठाना है मुझे, सी के अंदर ले जाना, कोई रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा। अगर मैं ले गया तो पॉसिबिलिटी सही है, तो ये सही है कंक्लूजन फर्स्ट। सम सी आर ए, कुछ सी ए है, यानी कि सी और ए में कुछ कॉमन होना चाहिए। ये रहा सी, ये रहा ए, कहाँ कुछ कॉमन है? कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई साहब। ओनली अ फ्यू वाटर इज साल्टी। देखो ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मैंने बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, तो किसी को नहीं पता तो समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करूँगा थोड़ा सा। देखो तो हिंदी वाला हटा देते हैं यार, हिंदी का कोई लेना देना भी नहीं है इसमें, बाकी जिसने को पढ़ना था वो उसने पढ़ ही लिया होगा। ओनली अ फ्यू वाटर इज साल्टी। देखो तो इसमें क्या करते हैं, वाटर और साल्टी के बीच में ये रिलेशन बनेगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साल्टी नहीं होंगे, यानी कि जो ओनली अ फ्यू होता है ना, ये एक तरीके का सम प्लस सम नोट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बताओ, वाटर और साल्टी में सम भी बना दिया और सम नोट भी बना दिया। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो डिटेलिंग वरदान 2.0 बैच में या फिर पुरानी वीडियो से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला फ्यू वाटर इज प्योर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला सर फ्यू आ गया फिर से। भाई फ्यू का मतलब सम ही है एक तरीके से, लेकिन इसके साथ में जब ओनली आता है ना तब गड़बड़ होता है। तो ये कई बार एग्जामिनर आजकल ये कर रहे हैं कि सम की जगह फ्यू दे देते हैं, तो स्टूडेंट गड़बड़ हो जाते हैं, वो ओनली का कॉन्सेप्ट लगा देता है। इसमें कोई ओनली का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये फ्यू है। फ्यू का मतलब सम वाटर इज प्योर लिख देता, चाहे फ्यू वाटर इज प्योर लिख दिया, एक ही बात है, सम वाटर इज प्योर। तो कुछ वाटर क्या है, प्योर है। ये लो बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के अंदर। सम साल्टी इज प्योर। क्या साल्टी और प्योर में कुछ कॉमन है? ये रहा प्योर, ये रहा साल्टी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नो प्योर इज साल्टी। प्योर के पूरे सर्किल और साल्टी के पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन है, सर कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि सर यहाँ तो एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, तो क्या पता आइदर लग जाए। तो अब लिख के नहीं करनी है कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी एग्जाम में, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। पहली कंडीशन फॉलो, दो कंडीशन तो फॉलो हो चुकी है, एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन का। तीसरी देखनी है हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जगह पे सम आ गया, खत्म कहानी, आइदर और का ही है। सर अगर इसमें कुछ और होता, नई कंडीशन फॉलो होती तो क्या नाइदर नॉर हो जाता फिर, और क्या है, कंडीशन फॉलो होगी तो आइदर और हो गया, ठीक है। नहीं तो फिर वो दोनों गलत वाला ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम बॉल इज बैट। कुछ बॉल क्या है, बैट है भाई। अब देखो यहाँ पे हम हर बार क्या करते हैं, पहला लेटर ही लिखते हैं जब भी सर्किल को डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बी बी सेम है तो पूरा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बॉल क्या है, बैट है। फिर बोला सम बैट इज रेड। कुछ बैट क्या है, रेड है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला सम बॉल बिंग रेड इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ बॉल रेड हो जाए ये एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वही करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो उसमें ऑल होता है तो पूरा सर्किल ले जाते हैं। सम बोल रहे थोड़ा सा ले जाएंगे। सम बॉल बिंग रेड इज ए, तो बॉल का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा उठा लो, मान लो ये उठा लिया मैंने, और ये रेड में ले जा रहा हूँ, तो कोई क्रॉस रोकेगा मुझे? कोई क्रॉस है ही नहीं, कहाँ से रोक लेगा? तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम बॉल इज रेड, ठीक है। तो अब नॉर्मल में पूछा क्या बॉल और रेड के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से ये सही हो जाएगा? अब इसमें कोई बोलेंगे सर यहाँ पे एलिमेंट सेम है। भाई साहब एलिमेंट सेम है, लेकिन स्टेटमेंट भी दे देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और एक पॉसिबिलिटी का है, तो पॉसिबिलिटी में थोड़ी आइदर और लगाओगे, तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ओनली ए फ्यू वाला क्वेश्चन आ गया। आजकल ये ओनली ए फ्यू बहुत आ रहा है, तो अच्छे से सीख लेना भाई इसको। आ जाओ भाई, क्वेश्चन ने यहाँ बोला है ओनली अ फ्यू वॉकिंग इज रनिंग, ठीक है। तो कुछ वॉकिंग क्या है भाई साहब, रनिंग है, और कुछ रनिंग नहीं भी है, क्योंकि ओनली अ फ्यू क्या होता है, सम और सम नोट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो बनाएंगे भाई। क्वेश्चन ने बोला फिर सम रनिंग इज नॉट जॉगिंग। कुछ रनिंग क्या है, जॉगिंग नहीं है, तो ये वाली रनिंग मान लेते हैं जॉगिंग नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या बोला गया, कंक्लूजन में बोला गया नो वॉकिंग इज जॉगिंग। तो वॉकिंग के पूरे सर्किल और जॉगिंग के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस लेना होना चाहिए। ये वॉकिंग का सर्किल है, जॉगिंग का सर्किल, क्या पूरे पूरे सर्किल में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? डायरेक्ट कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सम वॉकिंग इज जॉगिंग, क्या वॉकिंग और जॉगिंग में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन फिर से देखो आइदर और के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए थे भाई शिफ्ट के अंदर, ठीक है। दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है,
तो मैंने देखा दोनों एलिमेंट सेम हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हो ही गए, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक जगह सम भी आ गया, तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई, तो यहाँ पे इधर और हो गया। ठीक है, वैसे एक शिफ्ट में इतना इधर और आने नहीं चाहिए, एक आधा क्वेश्चन आता होगा, लेकिन 3 पूछ लिए इसने। तो देखो नेक्स्ट एक छोटी सी आपको यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है छोटा सा, तो इसको देखते हैं। 7 मित्र ABCDEF और GH वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है कि इसी क्रम में। देखो छोटी चीज़ें 2-3 लाइन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो बताओ 1-1.5 मिनट में होगा कि नहीं होगा? 101% हो सकता है, सब लोग कर सकते हो। तो ऐसे मेरिट से नहीं डरना कि सर इतनी मेरिट जाती है हमारा कैसे होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक्यूरेसी से करोगे, तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है हम लोगों को, और थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े शार्प रखोगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो ही जाएंगी। ठीक है, तो अब फटाफट एक सर्कल बना देना है। आपको सबको पता ही होगा एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है उसमें, और क्लॉकवाइज क्या होता है? लेफ्ट होता है। 7 लोग बिठाने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बिठा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ बिठा दिए मैंने। ठीक है, एक सर्किल बना लिया। उसके बाद में 2-3 लाइन की ये इन्फॉर्मेशन सी दी हुई है। इसमें बोला A B और C का पड़ोसी है। A जो है ना वो B और C का पड़ोसी है, B और C का। ये B और C आपस में चेंज भी हो सकते हैं, बनाना चाहो तो इसमें बना भी सकते हो, लेकिन आगे और देख लेते हैं कि लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है B और C A से। कुछ मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी A B C आगे, तो कुछ लिंक ही नहीं होगा इनमें आपस में, लेकिन फिर भी अगर बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे। तो एक्स्ट्रा में लिख लिया अभी छोटा सा। उसके D C या E का पड़ोसी नहीं है। D जो है ना वो C और E का पड़ोसी नहीं है, तो मैंने कोड भाषा में लिख लिया C और E के अगल बगल में D नहीं रहेगा। ठीक है, G जो D के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये एकदम फिक्स बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, G जो D के बाएं से दूसरे स्थान पर है। D का बायां दूसरा स्थान कहाँ होगा? क्लॉकवाइज। G जो D के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, E और F का पड़ोसी है। जो G है ना वो E और F का पड़ोसी है। तो G के पड़ोसी कौन कौन है? E और F हैं। G के बारे में बोल रहे हैं, देखो इंग्लिश में बता देता हूँ, लैंग्वेज का कन्फ्यूजन है। इसमें बोला D इज नॉट नाइबर ऑफ C और E, ये देख लिया हम लोगों ने। G फिर कोमा लगाया, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, फिर कोमा लगाया नहीं, इसी का स्टेटमेंट है G का। G इज द नाइबर ऑफ E एंड F, ये बोला गया है, कुछ और मत समझ जाना इसका। ठीक है ना, लैंग्वेज इसीलिए ध्यान से पढ़ना, हमेशा पजल और सेटिंग में लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। कहीं कुछ और तो नहीं समझ रहे आप लोग, अगर आप कुछ और समझ रहे हो तो इसको करेक्ट कर लो, कि दोबारा कभी आएगा तो सही समझूंगा मैं, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो G के पड़ोसी कौन कौन है? E और F। ठीक है, तो देखो E और F में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, E और F में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ देखो D के बगल में क्या E आ सकता है? नहीं, D C और E का, तो यहाँ पर D के बगल में E आएगा ही नहीं, तो E कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो ये एकदम फिक्स ही जगह हो गई है ना। इस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं काम में लेता हूँ, अब इसने बोला है कि A जो है ना वो B और C का पड़ोसी है, तो A कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, 3 ही जगह बची है और क्या है। ठीक है ना, A जो है वो B और C का पड़ोसी है। अब यहाँ देखना एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, क्या D के बगल में C आ सकता है? नहीं आ सकता सर, तो C यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है। C यहाँ कैंसिल हो गया तो C यहाँ आएगा, B यहाँ कैंसिल हो गया, ये लो ये बन गया आप लोगों का सर्किल, खत्म बात। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के फिक्स इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश किया करो। इस तरीके से बनाओगे तो आराम से बनेगा 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग कर सकते हो, दाएं बाएं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पजल के ऊपर भेज दें ये आप सभी लोग कर लेंगे, उम्मीद है मेरी ऐसी आप सबसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन, हाँ ये एक देखो सिंगल क्वेश्चन आते हैं, कोई पेयरिंग वाले, कोई मीनिंगफुल वर्ड वाले, ये सीख जाना क्योंकि 1-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के अंदर, तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये देखते हैं, सोर्सिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युगम है आगे और पीछे दोनों तरफ से, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसके इस क्वेश्चन में देखो सिंपल सा एक ये पूछ रहा है कि जैसे मान लो 2 कोई भी लेटर ले लो, जैसे मान लो ये 2 लेटर ले, इनके बीच में कितने हैं? 3 और 2 5 लेटर्स हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में वैसे भी 5 लेटर हैं क्या? वो पता करना है आप लोगों को, यानी कि लेटर्स के बीच की यहाँ की स्पेसिंग और ABCD में उनके बीच की स्पेसिंग के बीच में का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है क्या, ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता। तो ऐसे में आप क्या किया करो, पेपर पे एक छोटी चीज़ कर लिया करो ताकि गलत नहीं हो। जैसे ये इनकी नंबरिंग तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, नहीं है तो रट लेना भाई। RRB एग्जाम के अंदर आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इजीली याद हो जाती हैं। A से लेकर Z तक की नंबरिंग मैंने ट्रिक से याद करवाई हुई हैं, तो वहाँ से ट्रिक से भी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे सोर्सिंग ये वर्ड दिया गया है, अब इसमें नंबरिंग लिख लो सबकी। जैसे S की नंबरिंग है 19, O की आपकी क्या होती है 15, U की क्या होती है 21, R की होती है 18, C की होती है 3, I की होती है 9, N की होती है 14 और आपकी G की होती है 7। ये आपने नंबरिंग लिख ली।
अब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप करोगे कैसे, ध्यान से देखना। आप गिनती बोलना स्टार्ट करो बस, ठीक है। 19 के बाद में इधर गिनती बोलो, पीछे तो है नहीं, इसके दोनों साइड बोलनी है। 19, 20, 21, उसके आगे तो देखो 21 से छोटे हैं सारे वर्ड, तो आगे गिनने की जरूरत नहीं है। तो एक पेयर तो ये बन गया। 19 और 21 के बीच में भी एक आता है 20, वैसे भी, ठीक है। और मतलब इनके बीच का के अंदर भी देखो एक ही नंबर है, इनके बीच के अंदर भी एक ही लेटर है, मतलब नंबर लिख दिया इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। एक ही लेटर इन दोनों के बीच में भी। तो आपको गिनती बोलनी है बस, गिनती बोलोगे फटाफट। ये नंबरिंग लिखने में कितना टाइम लगेगा, मान लो 10-12 सेकंड लग गए, उसके बाद फटाफट गिनती बोलनी है 10-20 सेकंड के अंदर, फिर क्वेश्चन आंसर खत्म। देखते पेयर बन गया। 15 के बाद में पीछे बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 19 आ रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं है आगे, तो फिर छोटे नंबर हो गए, तो यहाँ से गिनती। 21 का इधर भी बड़ा कोई नहीं है, इधर भी बड़ा कोई नहीं है, दिख ही रहा है, तो गिनती बोलने की जरूरत नहीं है। 18 के बाद में देखो 19, 20, 21 मतलब ही नहीं है, इधर तो छोटे हैं सारे सारे। 3 के बाद में देखो 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 3, 4, 5, 6 इधर से 3 से भी कोई मतलब नहीं है। 9 से गिनो देखो, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी नहीं आएगा। 9, 10, 11, 12 नहीं आएगा। 14 के आगे गिनती गिनने से कोई मतलब नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है कुछ भी। 14 के 7 के पीछे गिनेंगे हम लोग, 7 के पीछे गिन सकते हैं, आगे तो गिन नहीं सकते। 7 के बाद में देखना 1, 8, 1, 9 ये आ गया। उसके बाद में देखो 10, 11, 12 कुछ नहीं आएगा। तो एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 ही पेयर बनेंगे। तो ऐसे करके गिनती बोलनी है आप लोगों को भाई, ठीक है। ये लिख लिया, आगे पीछे गिनती बोलो और फटाफट बोलनी सीख जाओगे। देखते ही कई बार तो बोलोगे नहीं, देखते ही आपको पता लग जाएगा, आगे देखने से कोई मतलब नहीं है, पीछे देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे करिएगा एग्जाम के अंदर। 2, 4, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, एक ये मीनिंगफुल वर्ड वाला आता है क्वेश्चन। देखो फालतू में इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, है कुछ नहीं। क्वेश्चन ने बोला है, ये शब्द दिया है कि पहले, तीसरे और छठे और 8वें अक्षरों के साथ अक्षर की पुनरावृत्ति। पहला यानी कि ए, तीसरा यानी कि सी, ठीक है, छठा यानी कि टी, और उसके बाद में 8वां, तो 3, 3, 6 और 8वां आ गया आर, ठीक है, के साथ अक्षर की पुनरावृत्ति के बिना केवल एक, मतलब इनका वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वाला अक्षर के बिना 4 अक्षरों को सार्थक शब्द बनाना संभव है क्या। ये बोल रहा है कि इनसे कोई सार्थक शब्द संभव है क्या, ये आप लोगों से पूछ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आइडिया लगाओगे तो कई बार इजीली लग जाता है, ठीक है। अगर कोई सार्थक शब्द बन रहा है तब उसमें आपको बाएं से शब्द का तीसरा अक्षर बताना है कौन सा है, लेकिन हो सकता है सार्थक शब्द नहीं बन रहा हो। ये बोला यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, एक से अधिक शब्द बनेंगे तो किसका तीसरा अक्षर बताओगे, नहीं बता सकते। तब उत्तर के रूप में एक्स आंसर देना है आपको। मान लो इसके 2 सार्थक शब्द बन गए तो आपको वो तीसरा तीसरा अक्षर नहीं बताना है, आपको सीधा ही एक्स आंसर कर देना है। यदि ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनता है कि इससे मीनिंगफुल वर्ड कोई बनेगा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप के आंसर करोगे। तो के और एक्स कब आंसर होंगे, जब एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तब एक्स, और एक भी नहीं बनेगा, मतलब बनेगा नहीं कोई मीनिंगफुल वर्ड, तब के आंसर। अगर मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या वो बनाना है। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड तो बहुत सिंपल है, देखो CART, कार्ट बन रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें आर, तो आपका आर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनता शब्द इससे, तब मैं आप लोगों का आंसर दे देता कि एक से ज्यादा शब्द बन जाते, तब मैं आंसर देता यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो CART कार्ट बनेगा। कार्ट का मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी जो होती है वो होती है। एक इस टाइप की देखो आप लोगों की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, तो इसमें क्या है, फटाफट बस प्रैक्टिस का खेल है इसमें सारा का सारा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ छोटी 1-2 बातें वो मैं फटाफट यहीं पे बता दूंगा आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन ने बोला, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक स्वर है। तो आप इसको क्या, ऐसे मत सोचा करो संख्या ढूंढी, ठीक पहले ठीक बाद में, ऐसे करोगे ना तो वो बीच में ही भूल जाओगे, पूरा लाइन चेक करोगे इसके बीच में भूल जाओगे कि पहले क्या था बाद में क्या था। अगर ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा समझदारी से चलना है ताकि गलती नहीं हो, यही तो सीखना है हमें घर के ऊपर, ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उपरोक्त ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि नंबर, संख्याओं को नंबर से डिनोट करूंगा, जिसके ठीक पहले एक सिंबल है, प्रतीक मतलब सिंबल है, ठीक बाद में एक स्वर है यानी कि वोवल है। तो सिंबल, नंबर, वोवल का कॉम्बिनेशन देखना है। अब ढूंढो आप सिंबल, देखो बस सिंबल के अलावा, सिंबल के बाद में नंबर है क्या, नहीं है, खत्म कहानी। सिंबल, नंबर, फिर वोवल नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है। सिंबल, उसके बाद में नंबर ही नहीं है, आगे गया मैं सिंबल, नंबर और वोवेल, ये बन गया एक कॉम्बिनेशन। एक तो ये बन गया, आपने पेपर पे लिख लिया। आगे देखा आपने एक सिंबल है, उसके बाद में नंबर ही नहीं है, एक का आंसर आ गया। ये ऐसे लिखने से पूरा खेल बदल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिंबल के बाद नंबर चाहिए, फिर वोवल चाहिए। तो पहले तो आप सिंबल देखोगे, सिंबल के आगे नंबर नहीं आएगा उसको काटते चले जाओ, नंबर आ जाएगा, फिर वोवल देखोगे, तो कितना फास्ट हो जाएगा इसे। और कई लोग ऐसे देखो, मैं सिंबल, सिंबल के पहले नंबर, नंबर के पहले क्या बोला क्वेश्चन है ये, नंबर के बाद में ये बोला, देखता रहूँ, ऐसे देखते रहेंगे, फिर इसमें टाइम खराब हो जाएगा। ऐसे करोगे तो नहीं होगा, स्मार्ट वे में करोगे तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये एक पैटर्न दिया गया, इसमें हो सकता है थोड़ा सा 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन दूसरी चीज़ें फास्ट कर लेंगे तो यहाँ के लिए टाइम हमारे पास बच ही जाएगा।
ये एक सीक्वेंस बना दिया इसने यहाँ से उठा के, कोई भी एक सीक्वेंस बना दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस क्वेश्चन मार्क का क्या होगा, तो आपको पहले इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इसने बोला ये वाला ले लिया एक, तो एक ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर इसको 1 नंबर पे लिया, फिर इसके बाद में 2 नंबर पे इसको ले लिया, फिर W को ले लिया 3 नंबर पे, यानी कि एक पीछे बनाया, ऐसे करके शब्द बना दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में U, उसके अगले से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। U ये 1 नंबर पे, इसको दूसरा पैटर्न मतलब ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक बार रुको, थोड़ा सा नीचे सरका लेता हूँ इसको ताकि अच्छे समझा पाऊँ, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या अपना U आ गया, तो U को 1 नंबर पे लिया इसने, ठीक है। फिर इस त्रिभुज को 2 नंबर पे लिया, यानी एक पीछे चला गया, उसके बाद में अगला वाला 3 नंबर पे ले लिया, ऐसे करके 3 लेटर बना लिए इसने, या 3 जो भी एलिमेंट है वो बना लिए इसने। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। फिर आगे गया, फिर बराबर से बना लिया इसने, बराबर से क्या बनाया देखना, बराबर को 1 नंबर बना लिया, फिर U बना लिया, पीछे चला गया, 2 नंबर U बना लिया और 3 नंबर ये बना लिया। आपको पता चला पहले ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न चले जा रहे हैं। फिर C बराबर N आएगा, C बराबर N यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर N के आगे वाला F से स्टार्ट होगा, जो अपने को यहाँ पूछा है, तो इसका पहला क्या होगा, F होगा। ये पैटर्न कैसा बनेगा देखो, 1 2 3 4, 5वां नंबर है, ठीक है। तो पहले वाले जैसे बनेगा, जैसे पहला बना था, तो पहले में क्या था, सबसे पहला तो ये था, फिर एक छोड़ के पीछे वाला लेना है, एक छोड़ के पीछे वाला लिया तो यानी C ले लिया, तो F, एक छोड़ के पीछे वाला लिया यानी 1 था, तो एक छोड़ के 2 नंबर पीछे लिया ना, उसके बाद में नेक्स्ट अगले वाला आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो FC 5 आंसर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बाकी क्वेश्चन बड़े फास्ट हो सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करोगे ये भी फास्ट हो जाएगा। कई लोग तो दिमाग में सोच लेते हैं आगे किया पीछे किया, कैसे कर रहा है क्वेश्चंस को एग्जामिनर, लेकिन यहाँ मैंने समझाने के लिए थोड़ा डिटेलिंग में लिख दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। इसने पूछा उपरोक्त व्यवस्था कितने व्यंजन है, यानी कितने कॉन्सोनेंट ऐसे जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आता है, यानी सिंबल आता है, ठीक बाद में एक संख्या आती है, नंबर आती है। तो सिंबल कॉन्सोनेंट नंबर का हमें कॉम्बिनेशन देखना है। तो देखो भाई सिंबल कहाँ है, सिंबल सबसे पहले ये था, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर नहीं है तो खत्म कहानी। सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, खत्म कहानी। सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर नहीं है। आगे चले, सिंबल के बाद में नंबर आ गया, कॉन्सोनेंट ही नहीं है। फिर आगे चला, कोई है ही नहीं भाई ऐसा, सिंबल के आगे ये कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर नहीं है आगे, तो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, 0 आंसर आ गया। कोई नहीं ऐसा अरेंजमेंट, कितना फास्ट पता कर लिया अगर ये लिखा हुआ है, नहीं तो फिर हम इसी लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इतना 3 लेटर लिखने में क्या जा रहा है, एग्जाम में पेपर पे लिख लेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी हमें ज़्यादा आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला कि यदि सभी संख्याओं के गुणनफल को उपरोक्त श्रृंखला में स्वरों की संख्या से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम होगा। सभी संख्याओं के गुणनफल करोगे, गुणा क्या है, सब संख्या, भाग भी देना है, फिर तो सबको गुणा क्यों कर रहे हो, गुणा करोगे तो नंबर बड़ा आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सीधा लिख ही दो, क्योंकि फिर भाग भी तो करना है, तो सीधा काट ही देंगे। तो सबसे पहला नंबर था 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को फिर 5 से करना है, 5 को फिर 1 से करने से कोई मतलब ही नहीं है, 1 से गुणा करना, लिखूँ थोड़ी 1 को गुणा करूँगा, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर 6 से गुणा करना है, और कुछ है ही नहीं। अब इसमें भाग देना है, किसका भाग देना है भाई, सभी संख्याओं के गुणनफल, सारी संख्याओं का गुणा कर लिया। इसमें भाग देना है कि श्रृंखला में स्वरों की संख्या कितनी, वोवेल्स कितने हैं, AEIOU कितने हैं, तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। एक तो ये रहा, बस दिमाग में गिनते चले जाओ 1, फिर आप ऐसे कर्सर चलेगा आपका वहाँ पे, तो कर्सर पे ऐसे शुरू से मिलाया भाई 1 आ गया, फिर आगे चलता चला गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है, उसके बाद में 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 आ गए, तो 4 से भाग दिया, 8 5 40 और 40 6 का 240, ये आ गया ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से फटाफट आपको देख के निकाल के करना है, इसमें तो कुछ सीखने वाली बात ही नहीं है, जितना जल्दी जिसकी प्रैक्टिस होगी वो उतना जल्दी कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने बोला यदि दाएं छोर से 7 पदों को बाएं छोर से 8वें और 9वें पद के बीच डाला जाता है तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से 7वां पद कौन सा होगा। ये क्वेश्चन है बेवकूफ़ बनाने वाला आप लोगों को। देखो क्वेश्चन कर क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। आप हमेशा जो चीज़ आपसे पूछी जाती है ना उस पर फोकस रहा करो। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे पूछा है इफ 7th है यदि दाएं छोर से 7वें, ठीक है, इफ 7 एलिमेंट 7th आएगा ये, ठीक है। इफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड से 7th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला एलिमेंट, इसने ऐसे बोला हम लोग लेफ्ट में 8 और 9 के बीच में डाल दें तो लेफ्ट में मान लो 3 3 6 और 2 8 8 ये रहा 9 ये रहा, यानी इसके बीच में डाल दें, ये डाल दिए इसके बीच में, ठीक है। देन विच इज द 7th एलिमेंट इन द न्यू अरेंजमेंट फ्रॉम द लेफ्ट।
अब बताओ लेफ्ट में तो छेड़छाड़ ही 8 के बाद की है हमने, तो 7वें एलिमेंट में फर्क ही क्या पड़ेगा? 7वां एलिमेंट तो ये 3 3 6, ठीक है, और 7वां एलिमेंट तो ऐसी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो, आपको लेफ्ट से पूछा गया, आप सोचो लेफ्ट में 7th पूछा है मेरे से, क्या 7th से क्या कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? मैं 7th को कहीं इधर उधर चला गया हो तब तो 7th नंबर पे दूसरा आ गया हो, लेकिन लेफ्ट से 7th तक तो कुछ बदला ही नहीं, छेड़छाड़ ही 8वें और 9वें के बीच की है उसने, तो 7th कैसे बदल जाएगा लेफ्ट से? तो नहीं बदलेगा, सीधा लेफ्ट से 7th ही देखना था आपको, ये इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, भाई मेरे को लेफ्ट से 7th पूछा है, तो मैंने करके इसलिए दिखाया कि आप ऐसे करोगे। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें ऐसा दिया होगा कि 7 के 7 एलिमेंट्स को ले आओ, 7 को ले आओ। मैं लेफ्ट से 7 एलिमेंट उठा लिए मैंने, इधर से राइट से ये 3 और 3 6 और एक 7 एलिमेंट उठा लिए, सातों के सातों मान लो, अगर मान लो यही एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मान ले, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन वही था जो मैंने आपको बताया। ये क्या आ गया भाई, अरे चला जा, हाँ सॉरी, ठीक है। अगर मैं ये सारे के सारे उठा के भी 8वें 9वें के बीच में रखता हूं, तो लेफ्ट के 7वें को क्या बदल जाएगा? कुछ बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलेगा। तो लेफ्ट से 7 तो यही रहना है भाई, तो आपको कुछ करना ही नहीं था, लेफ्ट से 7वां ही देखना था इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में, जैसे कि मैंने पहले वाले नंबर सीरीज उसमें भी बताया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, कि भाई कौन से लेटर की आपसे बात कर रहा है, आप उसी पे फोकस रखो कि वहां पे क्या आएगा। ऐसे लेफ्ट से 7वां जाना था, उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ भी करता रहे भाई, बाकी के साथ मुझे क्या करना। मुझे क्वेश्चन ने पूछा लेफ्ट से 7वां कौन सा नंबर, तो उस बात के मिलेंगे, तो कर दिया, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक आप लोगों को ब्लड रिलेशन दिया है छोटा सा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है भाई। एस ओ की माँ है, एस को यहाँ बोला गया कि एस जो है ना ओ की माँ है, तो बना दी हुई एस को माँ, ठीक है। मैं सर्कल से फीमेल को और जो आपका रेक्टेंगल से मैं आपको मेल को डिनोट करूँगा। क्वेश्चन बोला एस ओ की माँ है जो क्यू की माँ है। कौन? ये ओ के बारे में बोल रहा है, जो ओ है ना ये क्यू की माँ है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बोला देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एस इज मदर ऑफ क्यू, हु इज मदर ऑफ क्यू, क्यू, ठीक है। एस इज मदर ऑफ ओ, हु इज मदर ऑफ क्यू, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। क्वेश्चन बोला एन इज मदर ऑफ एम, एन जो है ना एम की मदर है। अब ये मुझे पता नहीं है तो इधर बना दूंगा साइड में, बाद में देखूँ क्या करना है। एन इज मदर ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बोला एस मैरिड, एस मैरिड है भाई, इसकी शादी हो चुकी है, तो ये कपल है तो इसका हस्बैंड भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ने ऐसे बोला है क्यूज फादर इज सन इन लॉ ऑफ एम, एम का सन इन लॉ है क्यू का फादर। अब क्यू ये है, क्यू का फादर कौन होगा भाई? जिसकी इस ओ से शादी होगी, ठीक है ना, तो इस ओ की शादी किसी से होगी, ठीक है। वो क्यू का क्या है? क्यूज फादर इज सन इन लॉ ऑफ एम, एम का सन इन लॉ है ये क्यू का फादर, तो ये एम कहाँ आएगा? एम यहीं आएगा, फिर सन इन लॉ बना रहे हैं यानी बेटी का हस्बैंड, तो यहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू के पिता एम के दामाद, ये हो गया। पी और क्यू का लिंग समान है, ठीक है। पी और क्यू का लिंग समान है, देखो यहाँ पे सब जगह बैठ गया, एक ही जगह पर आदमी नहीं बैठा, यहाँ तो पी यहीं आएगा, बची हुई जगह यही है। पी अगर मेल है तो क्यू भी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, बन गया भाई। पहला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन ने बोला एन एस से किस प्रकार से संबंधित है? हाउ एन रिलेटेड टू एस, एन एस का क्या लग रहा है भाई? एन ये रहा, अच्छा एन मैंने बनाया नहीं, कंबाइंड नहीं किया, इधर से बना लीजिएगा। एन जो है माँ है एम की, तो ये एन एम की माँ है, ठीक है, यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो अब फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन क्या लगता है भाई एस का? एन एस की क्या है बताओ? एन एस की क्या लगती है? मदर इन लॉ है कि नहीं है भाई? हस्बैंड की माँ हो गई ना मदर इन लॉ। ओ एस से किस प्रकार संबंधित है? ओ एस से किस प्रकार संबंधित है? ये ओ है, ठीक है। ओ एस का क्या लगता है भाई? बेटी है कि नहीं है? डॉटर। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है भाई? एम क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है बताओ? ग्रैंडफादर है कि नहीं है? 2 पीढ़ी ऊपर है और मेल है तो ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इसमें जैसे प्री में और टॉपिक क्या आ सकता है? कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, ठीक है। और भी एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक जैसे डायरेक्शन आ सकता है, रैंकिंग आ सकता है, ठीक है। दूसरी शिफ्ट्स में उनके क्वेश्चन आए होंगे, वो इसमें नहीं थे, ठीक है। तो वो भी आपको तैयार करके जाने का, इन्हीं टॉपिक को पकड़ के मत बैठ जाना, स्ट्रेटजी वाले वीडियोज़ में देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और हमारा जो 7 तारीख को हमारा वरदान 2.0 आ रहा है, उसमें सब लोग उम्मीद करता हूँ ज्वाइन करोगे।
ठीक है, उसमें मैं लाइव क्लासेस वगैरह लूँगा। तो 7 मई को जो संडे है उस दिन रात को 8 बजे उसको लॉन्च करेंगे, वहाँ पे अपन पूरा उसके बारे में बात करने वाले। तो सब लोग लाइव आके उस बैच को सपोर्ट कीजिएगा और उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको 100% बताता हूँ, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आपकी एग्जाम्स क्रैक होंगी, कौन नए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे उस बैच में, और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस PDF वगैरह भी उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं आप लोगों को मैथ्स का और RRB PO के भी मैथ्स रीजनिंग का पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सारे पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।